जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 7 आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज के अन्य भाग काफ़ी पसंद आए होंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, निम्न में किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों, गन्ने की सबसे ज़्यादा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है गन्ने का। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। मध्य प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्या दोस्तों? सोया स्टेट। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती महाराष्ट्र में होती है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ होती थी? मध्य प्रदेश में होती थी। इसीलिए सोयाबीन स्टेट या सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बिहार का, दोस्तों अरहर की सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरहर की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, हमारा प्रश्न था, निम्न में किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उचित प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए ICPH 8, ऑप्शन बी उपास 120, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी बहार। दोस्तों, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए ऐसी अरहर की प्रजाति का उपयोग किया जाएगा जो कम दिनों में पककर तैयार हो जाती हो। तो ऐसी प्रजाति है आपकी प्रभात। कौन सी दोस्तों? प्रभात है, जो सबसे कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिनों में दोस्तों? यह 110 दिनों से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपास 120, यह लगभग 120 दिनों में पककर तैयार होती है। मित्रों, देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। ICPH 8, दोस्तों यह अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड है। क्या दोस्तों? फर्स्ट हाइब्रिड। बहुत ही महत्वपूर्ण है फर्स्ट हाइब्रिड। कब बनी थी ये? दोस्तों यह बनी थी आपकी 1991 में। कौन सी संस्थान के द्वारा बनाई गई थी? इक्रीसैट। इक्रीसैट एकमात्र इंटरनेशनल संस्थान जो कि भारत में है और हैदराबाद में है। ये कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद। इंटरनेशनल संस्थान है जो भारत में है और भारत में भी हैदराबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। बहार, दोस्तों जो बहार प्रजाति है वो सबसे लंबी अवधि की है, लगभग 265 दिनों में 265 दिनों में पककर तैयार होती है। सबसे लंबी दिनों में मानी जाती है। हमारा प्रश्न था कि अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उचित प्रजाति कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रभात। बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। ऑप्शन ए राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ऑप्शन बी राइजोबियम फेजियोलाई, ऑप्शन सी राइजोबियम मेलिलोटाई, ऑप्शन डी राइजोबियम जपोनिकम। दोस्तों, सोयाबीन के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु आपका राइजोबियम जपोनिकम है। कौन सा दोस्तों? राइजोबियम जपोनिकम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है ब्रेडी राइजोबियम जपोनिकम, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। दोस्तों,
राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, यह मटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मटर। इसी के साथ साथ आपका मसूर और लेथाइरस, बहुत ही महत्वपूर्ण है लेथाइरस को ही हम स्वीट पी के नाम से भी जानते हैं, स्वीट पी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेजियोलाई, राइजोबियम फेजियोलाई का प्रयोग दोस्तों यह किया जाता है सेम में, किसमें दोस्तों, सेम या हम कह सकते हैं बीन्स में। राइजोबियम मेलिलोटाई, दोस्तों राइजोबियम मेलिलोटाई का प्रयोग किया जाता है रिचका में, और इसी के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है मेथी में। कहाँ दोस्तों, रिचका और मेथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सोयाबीन का राइजोपोनिकम, कुछ अन्य भी हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। राइजोबियम जपोनिकम में सोयाबीन के साथ साथ और कौन कौन सी हैं दोस्तों, आपकी मूंगफली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आपकी मूंगफली, लोबिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके बाद आपकी सनई, कौन सी दोस्तों, सनई। दोस्तों हमारा प्रश्न था सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइजोबियम जपोनिकम, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्र या इंडियन राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, E.J. बटलर, ऑप्शन बी, केसी मेहता, ऑप्शन सी, पी मिलारडेट, ऑप्शन डी, एंटोन डी दोस्तों भारतीय राष्ट्र या इंडियन राष्ट्र के पिता कौन है, केसी मेहता जी। कौन है दोस्तों, केसी मेहता जी हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। E.J. बटलर, दोस्तों E.J. बटलर जो हैं ये फादर ऑफ, क्या दोस्तों, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। पीएमए मिलार्डेट, दोस्तों पीएमए मिलार्ड ने अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू रोग के लिए, किसके लिए दोस्तों, अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू, अंगूर का मुख्य रोग है डाउनी मिल्ड्यू, इसके लिए बोल्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी। डाउनी मिल्ड्यू के लिए क्या है दोस्तों, बोल्डेक्स मिक्सचर की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोल्डेक्स मिक्सचर। एंटोन डी बेरी, दोस्तों एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लांट पैथोलॉजी। इसी के साथ साथ दोस्तों इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। क्या दोस्तों, फादर ऑफ माइकोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइकोलॉजी। दोस्तों हमारा प्रश्न था भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसी मेहता जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन ए, देहरादून में, ऑप्शन बी, करनाल में, ऑप्शन सी, भोपाल में, ऑप्शन डी, हैदराबाद में। दोस्तों सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यह देहरादून में स्थित है। कहाँ दोस्तों, देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1974, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब आपको इसका नया नाम याद करना है, और इसका नया नाम क्या है देख लेते हैं। न्यू नेम दोस्तों, इसका नया नाम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अब इसका नया नाम याद करना है, क्या है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी देहरादून में ही है। करनाल में दोस्तों
देख लेते हैं करनाल में आपका सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या दोस्तों? सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है, भोपाल में। भोपाल में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। क्या दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। और हैदराबाद में आपका इक्रिसेट, अभी इससे पहले आप पढ़ के ही आए हैं। और इससे पहले इसके बाद क्या? क्राइडा। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इक्रिसेट और क्राइडा, कई बार पूछे जा चुके हैं। बाकी अन्य बहुत से हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। और इसका नया नाम आपको याद करना है, नया नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6। राई सरसों के फल को कहते हैं? ऑप्शन ए लोमेंटम, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी सिलिकुआ, ऑप्शन डी सिप्सेला। दोस्तों, राई या सरसों के फल को कहा जाता है सिलिकुआ। क्या दोस्तों? सिलिकुआ कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। लोमेंटम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोमेंटम आपका अरहर, क्या दोस्तों? अरहर, मूंगफली और इमली के फल को, किसके दोस्तों? इमली। अरहर, मूंगफली और इमली के फल को कहा जाता है लोमेंटम। कैप्सूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरंडी, जेट्रोफा। क्या दोस्तों? अरंडी, जेट्रोफा। आपका आंवला, जेट्रोफा, आंवला, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपका तिल। मित्रों, सिप्सेला यह किसका है? यह सूरजमुखी का फल है, सूरजमुखी। मित्रों, हमारा प्रश्न था राई सरसों के फल को क्या कहा जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिकुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत है। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए GH सल ने, ऑप्शन बी WL जॉनसन ने, ऑप्शन सी कुहने ने, ऑप्शन डी फंक ने। दोस्तों, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत यह WL जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों? WL जॉनसन ने इसको प्रतिपादित किया था। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को ही प्योर लाइन थ्योरी कहा जाता है। क्या दोस्तों? प्योर लाइन थ्योरी, इंग्लिश में प्योर लाइन थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। GSL ने क्या किया था? GSL ने हेटेरोसिस या संकर ओज शब्द दिया था। क्या दोस्तों? हेटेरोसिस, इसी को हिंदी में कहा जाता है संकर ओज। संकर ओज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, देखते हैं अगला ऑप्शन, कुहने ने दोस्तों एंजाइम शब्द दिया था। क्या दोस्तों? एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द दिया था। क्या दोस्तों? विटामिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत या प्योर लाइन थ्योरी प्रतिपादित की थी किसने? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी WL जॉनसन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है आप आमंत्रित हैं। मित्रों, अगर आपको हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 8, मटर की परिपक्वता मापते हैं? ऑप्शन ए टेंड्रोमीटर से, ऑप्शन बी टेंसियोमीटर से, ऑप्शन सी ब्यूटेरोमीटर से, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर से। दोस्तों, मटर की परिपक्वता हम टेंड्रोमीटर से मापते हैं। किसे दोस्तों? टेंड्रोमीटर से मापते हैं।
देखते हैं अन ऑप्शनों को। टेंसियोमीटर से क्या करते हैं? टेंसियोमीटर से हम मृदा नमी तनाव, क्या दोस्तों? मृदा नमी तनाव, सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कितने बार तक यह काम करता है? दोस्तों यह 0.85 बार तक ही कार्य करता है। ब्यूटारोमीटर से दोस्तों हम दूध में वसा कितनी है, वसा की मात्रा, किसमें दोस्तों? दूध में वसा की मात्रा को हम मापते हैं। और लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता, क्या दोस्तों? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और ब्यूटारोमीटर से वसा की मात्रा। मित्रों हमारा प्रश्न था ये मटर की परिपक्वता मापते हैं, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेंड्रोमीटर से। मुझे आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 9, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए कुसुमांड की फसलें, ऑप्शन बी गोभी वर्गीय फसलें, ऑप्शन सी सोलनेसी कुल की फसलें, ऑप्शन डी जड़ वर्गीय फसलें। दोस्तों सब्जी वर्ग में सबसे ज़्यादा जो फसलें हैं वह कुसुमांड कुल में है। किसमें दोस्तों? कुसुमांड कुल में आती हैं। कुसुमांड कुल को इसका अन्य नाम क्या है? इसे ही हम कुकुरबिटेसी कुल भी कहते हैं। क्या दोस्तों? कुकुरबिटेसी कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है कुकुरबिटेसी कुल। मित्रों देखते हैं अन ऑप्शनों को। गोभी वर्गीय सब्जी यह किसमें है? यह ब्रेसिकेसी में है, ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी इसका पुराना नाम था, ब्रेसिकेसी नया नाम है। मित्रों इसने ही हम कोल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, कोल क्रॉप। सोलनेसी कुल की फसलें, दोस्तों सोलनेसी कुल की फसलें आपको 2-3 फसलें याद कर लेनी है जो कि बार बार पूछी जाती हैं। जैसे आपका तंबाकू किस में है? सोलनेसी कुल में है। आलू सोलनेसी कुल में है। बैंगन सोलनेसी कुल में है। इसी के साथ साथ आपकी मिर्च, बैंगन मिर्च, कुछ अन्य भी हैं लेकिन मेन आपको याद कर लेनी है। जड़ वर्गीय फसलों में कौन कौन सी आती हैं? दोस्तों जड़ वर्गीय फसलों में आपकी मूली, चुकंदर, क्या दोस्तों? मूली, चुकंदर और गाजर, गाजर अन्य भी हैं। मित्रों हमारा प्रश्न था सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुसुमांड कुल, इसे ही कुकुरबिटेसी कुल भी कहा जाता है, कद्दू वर्गीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, शुगर बेबी किस कद्दू वर्गीय सब्जी की प्रजाति है? ऑप्शन ए खीरा की, ऑप्शन बी तरबूज की, ऑप्शन सी खरबूज की, ऑप्शन डी ककड़ी की। दोस्तों शुगर बेबी यह तरबूज की उन्नत किस्म है। किसकी दोस्तों? तरबूज की है। और सबसे मीठी किस्म है। कैसी दोस्तों? सबसे मीठी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है इसका TSS कितना है? इसका TSS है आपका 11 से 13 डिग्री ब्रिक्स। कितना दोस्तों? 11 से 13 डिग्री ब्रिक्स इसका क्या है? TSS। देखते हैं अन ऑप्शनों को। खीरा, खीरा की प्रजातियां जैसे दोस्तों जापानी लॉन्ग ग्रीन, जापानी लॉन्ग ग्रीन। इसके साथ साथ आपकी पूसा बरखा, पूसा बरखा, प्रिया, कौन सी दोस्तों? प्रिया, और शीतल, कौन सी दोस्तों? शीतल। लेकिन आपको ध्यान देना है अर्का शीतल जो है वो ककड़ी की है। कौन सी दोस्तों? अर्का शीतल। यह किसकी है? ककड़ी की किस्म है, ककड़ी की ही। और देख लेते हैं ककड़ी की आपकी और हैं पंजाब लौंग, कौन सी दोस्तों? पंजाब लौंग, और आपकी मेलन वन, मेलन वन। खरबूज की देख लेते हैं, खरबूज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी अर्का जीत, बहुत बार पूछी जा चुकी है, अर्का जीत। इसी के साथ साथ आपकी दुर्गापुरा, क्या दोस्तों? दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मधु बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लीची की प्रमुख विषमता या डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए फलों का गिरना, ऑप्शन बी धूप से झुलसना, ऑप्शन सी गमोसिस, ऑप्शन डी फलों का फटना। दोस्तों लीची की प्रमुख विषमता या डिसऑर्डर है, क्या है? फलों का फटना। बहुत सबसे ज़्यादा फलों का फटना पाया जाता है लीची में। यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? दोस्तों यह बोरान पोषक तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों? बोरान पोषक तत्व की कमी से होता है फलों का फटना। पोषक तत्व की कमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। गमोसिस दोस्तों यह नींबू वर्गीय फलों में होता है। किसमें दोस्तों? नींबू वर्गीय फलों में। और किसकी कमी से होता है? यह कॉपर की कमी से होता है। किसके दोस्तों? कॉपर की कमी से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों हमारा प्रश्न था कि लीची की प्रमुख विषमता या डिसऑर्डर है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी फलों का फटना, जो कि बोरॉन पोषक तत्व की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, ऑप्शन डी हिसार में। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है हैदराबाद में। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि महत्वपूर्ण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, ये भी आपका कहाँ है? हैदराबाद में ही है। इसी के साथ साथ आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है। मित्रों देखते हैं अन ऑप्शनों को। जैसे भुवनेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, क्या दोस्तों? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, सीवा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1979 में। दोस्तों भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम यह 1979 में आरंभ होता है। इसे ही कहा जाता है लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ICAR के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ICAR के द्वारा चलाया गया था। किस उपलक्ष्य में चलाया गया था? ICAR की गोल्डन जुबली। क्या दोस्तों? गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में चलाया जाता है। इसे ही कहा जाता है स्वर्ण जयंती के अवसर पर। मित्रों क्यों चलाया गया? क्योंकि ICAR के कितने साल हो गए थे बने? ICAR के 50 साल पूरे हो गए थे। 50 साल। इसलिए गोल्डन जुबली प्रोग्राम पर प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम ICAR के द्वारा चलाया जाता है। मित्रों ICAR की स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1900 कब दोस्तों? 16 जुलाई 1929 को। मित्रों हमारा प्रश्न था कि भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1979। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14, दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है। ऑप्शन ए समूह संचार के, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संचार के, ऑप्शन सी समुदाय संचार के, ऑप्शन डी जनसंचार के। दोस्तों दूरदर्शन मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी यह जनसंचार के माध्यम है। किसके दोस्तों? जनसंचार के माध्यम है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। क्या दोस्तों? मास
कम्युनिकेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। समूह संचार में दोस्तों, समूह संचार में आपका प्रदर्शन या इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ आपका सिंपोजियम, सिंपोजियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपोजियम। और दोस्तों क्या आएगा, इसी के साथ आपका आएगा कार्यशाला, जिसे वर्कशॉप कहा जाता है, कार्यशाला। देखते हैं अगला ऑप्शन, व्यक्तिगत संचार में। व्यक्तिगत संचार में आपका दोस्तों फोन कॉल, क्या दोस्तों, फोन कॉल। इसी के साथ साथ आपका पत्र, और क्या आएगा दोस्तों, पत्र आएगा। और क्या आएगा, इसी के साथ साथ आपका घर तथा खेत पर संपर्क, घर तथा खेत पर संपर्क, संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। समुदाय संचार में आपका क्या आ जाएगा, समुदाय संचार में आपका समूह चर्चा, क्या दोस्तों, समूह चर्चा। इसी के साथ साथ आपका समूह प्रशिक्षण, समूह चर्चा और समूह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण। मित्रों हमारा प्रश्न था कि दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है किसके हैं, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनसंचार के हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 15 आपके सामने प्रस्तुत है। भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है। ऑप्शन ए सल्फर का, ऑप्शन बी जिंक का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी फास्फोरस का। दोस्तों भूमि में अगर जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह उसमें उपलब्धता किसकी होगी, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा उपलब्धता पाई जाएगी। और ऐसी भूमियाँ आपसे पूछ ली जाती हैं कि अगर जीवांश पदार्थ किसी भूमि में ज़्यादा है तो वो भूमि कैसी हो जाती है, वो भूमि आपकी अम्लीय हो जाती है, अम्लीय भूमि। प्रश्न आपका आया हुआ है, पूछा जा चुका है। मित्रों हमारा प्रश्न था कि भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। और ऐसी भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय भूमि, जिनमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16, कॉपर पोषक तत्व का सूचक पौधा है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गेहूं। दोस्तों कॉपर पोषक तत्व का सूचक पौधा यह गेहूं है। कौन सा दोस्तों, गेहूं है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। सरसों, सरसों यह फास्फोरस का सूचक पौधा है। किसका दोस्तों, फास्फोरस का सूचक पौधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फास्फोरस का सूचक। देखते हैं अगला ऑप्शन धान, धान दोस्तों यह सिलिका का सूचक पौधा है। किसका दोस्तों, सिलिका का सूचक पौधा है। आलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पोटेशियम का, किसका दोस्तों, पोटेशियम का सूचक पौधा है। कई बार भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। मित्रों हमारा प्रश्न था कॉपर पोषक तत्व का सूचक पौधा कौन सा है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 17, मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी उपगण, ऑप्शन डी श्रेणी। दोस्तों मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वह है श्रेणी। क्या दोस्तों, श्रेणी जो है वह सबसे छोटी इकाई है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। देखते हैं, और सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ी इकाई आपकी हो जाएगी गण, सबसे बड़ी इकाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा प्रश्न था मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रेणी या सीरीज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 18, निम्न में सूक्ष्म पोषक तत्व है।
ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी पोटेशियम। दोस्तों निम्न में सूक्ष्म पोषक तत्व ये आपका है निकिल। कौन सा दोस्तों है? निकिल, जो कि 17वां पोषक तत्व है। कौन सा दोस्तों? 17वां आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, लेकिन यह कैसा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैसा दोस्तों? सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितनी आप बताएंगे? 8। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों देखते हैं अन ऑप्शनों को। फास्फोरस, फास्फोरस जो है यह प्राथमिक पोषक तत्व है। कैसा दोस्तों? प्राथमिक पोषक तत्व। मैग्नीशियम कैसा है दोस्तों? मैग्नीशियम आपका द्वितीयक पोषक तत्व है, सेकेंडरी, द्वितीयक पोषक तत्व है। और पोटेशियम यह भी आपका प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक। मित्रों हमारा प्रश्न था कि निम्न में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी निकेल, जो कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। इसको कब अपनाया गया था आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में? 2010 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किस तत्व की अनुपस्थिति में पर्णहरित नहीं बनता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन डी कोबाल्ट। दोस्तों पर्णहरित जो है यह मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में नहीं बनता है। मित्रों इसी के साथ साथ जो है मैग्नीशियम यह क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। किसका दोस्तों? क्लोरोफिल का प्रमुख घटक या प्रमुख तत्व है। क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व हम क्या कौन सा है? आपका मैग्नीशियम ही है। हमारा प्रश्न था किस तत्व की अनुपस्थिति में पर्णहरित नहीं बनता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस भाग का अंतिम प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20, वह सूक्ष्म जीव जिनकी संख्या मृदा में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन डी विषाणु, ऑप्शन डी फफूंद। दोस्तों भूमि में या मृदा में सबसे ज़्यादा जीवाणुओं की संख्या पाई जाती है। किसकी संख्या दोस्तों? जीवाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज ये है नंबर 2 पर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बारिश के दिनों में या मिट्टी पर जब हम पानी डालते हैं तो सौंधी खुशबू आती है, वो किनके कारण आती है? वो सौंधी खुशबू एक्टिनोमाइसिटीज के कारण ही आती है। कैसे दोस्तों? सौंधी खुशबू। कब? जब बारिश होती है या फिर हम पानी छिड़कते हैं उस समय हमें सौंधी खुशबू आती है, वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण ही आती है। हमारा प्रश्न था कि वह सूक्ष्म जीव जिनकी संख्या मृदा में सर्वाधिक है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु और नंबर 2 पर एक्टिनोमाइसिटीज। मित्रों अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या हमारे दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, अन्य ग्रुप में शेयर करिए, कमेंट करिए। मित्रों अब आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।